गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो अपघट्य है वो प्रबल एवं दुर्बल दोनों प्रकृति का हो सकता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है कि वैद्युत अपघट्यों की चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो अपघट्य है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी चालकता है वो किस पे निर्भर करती है। पहला है वैद्युत अपघट्यों की प्रकृति। ठीक है, वैद्युत अपघट्यों की प्रकृति दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब देखो, अगर जो अपघट्य है वो प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा, यानी कि जैसे NaCl, HCl, NaOH, इनमें से कोई सा भी अपघट्य है तो उस अपघट्य की जो चालकता है वो अधिकतम होगी। ठीक है, यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की जो चालकता है वो क्या होती है, अधिकतम होती है, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य अपने आयनों में पूर्णतया वियोजित हो जाता है, जिसके कारण इसकी चालकता का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य में, यानी कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य अपने आयनों में पूर्णतया वियोजित नहीं होता है, इसलिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है, अल्प होती है या कम होती है। किसकी तुलना में, प्रबल वैद्युत अपघट्य की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट है ताप का प्रभाव। हमारे पास में कोई भी अपघट्य है, उस अपघट्य में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी ताप बढ़ाएंगे, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, जो हमारे पास में विलयन है, विलयन में जो आयन है, आयनों की गतिज ऊर्जा, आयनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और आयनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अपघट्य की चालकता में वृद्धि होती है, यानी कि ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य की चालकता बढ़ती है। लेकिन धात्विक चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकत्व घटता है, यानी कि अपवाद है कि धात्विक चालकों में ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता घटती है। बाकी अन्य जो अपघट्य है, जो दुर्बल अपघट्य हो चाहे प्रबल हो, दोनों में ही ताप बढ़ाने पर उसके चालकत्व का मान बढ़ता है। तीसरा है वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। ठीक है, अब देखो मेरे पास में जो वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ेगी तो एकांक आयतन में सांद्रता में वृद्धि होने के कारण आयनों की संख्या बढ़ेगी और आयनों की संख्या बढ़ने के कारण चालकत्व का मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर अपघट्य के एकांक आयतन में आयनों की वृद्धि होने के कारण चालकता का मान बढ़ता है। जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य में, ये प्रबल के लिए है, इन प्रबल वैद्युत अपघट्य में अगर अपघट्य की सांद्रता बढ़ा देंगे तो एकांक आयतन में आयनों की संख्या बढ़ने के कारण जो चालकता है उसके मान में वृद्धि होगी। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर ऐसा नहीं होता। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाने पर आयनों की गति में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसके कारण इनकी चालकता बढ़ती है। यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ानी है और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सांद्रता को क्या करना है, उसको तनु करना है। ठीक है, नेक्स्ट है विलायक की प्रकृति। विलायक दो प्रकार का हो सकता है, ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक। यानी कि ध्रुवीय विलायक और दूसरा है अध्रुवीय विलायक। अब देखो, अब हमारे पास में जो अपघट्य है, प्रबल अपघट्य है, दुर्बल अपघट्य है। प्रबल अपघट्य में क्या होते हैं, आपके पास में HCl है। देखो HCl को यदि आप किसी विलायक में मिलाते हैं
तो वह H प्लस और Cl माइनस आयनों में वियोजित होता है। अब डिपेंड ये करता है कि जो HCl वैध अपघट्य है इसको हम ध्रुवीय विलायक में मिला रहे हैं या अध्रुवीय विलायक में मिला रहे हैं। ध्रुवीय विलायक का मतलब ये है कि जैसे अपने पास में जल है वो भी अपने आयनों में टूटता है, यानी समान समान को घोलता है। अगर हमारे पास में अपघट्य ध्रुवीय विलायक में मिलाया जाता है तो उसकी चालकता में वृद्धि होती है। अगर अपघट्य को अध्रुवीय विलायक में मिलाएंगे तो उसकी जो चालकत्व है वो घटेगा। यानी कि ध्रुवीय विलायक में क्या होगा, आपके पास में कोई अपघट्य है, ध्रुवीय विलायक में उसको मिलाएंगे तो वह आसानी से अपने आयनों में वियोजित हो जाता है और वियोजित होने के कारण वह अधिकतम चालकत्व प्रदर्शित करता है। अगर अध्रुवीय विलायक मिलाएंगे तो अध्रुवीय विलायक की श्यानता क्या होगी, अधिकतम होगी, और जहां पे श्यानता का मान ज्यादा होगा वहां पे चालकत्व का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आयनों का आकार एवं विलायकन। अब आयनों का आकार डिपेंड यह करता है कि अपघट्य के आयनों का आकार बड़ा होने के कारण विलायकन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, और वहां पे विलायकन ऊर्जा का मान कम होगा वहां पे चालकत्व क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, यानी कि ये 5 कारक है जो वैद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करते हैं। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, ताप का प्रभाव, वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता, विलायक की प्रकृति और आयनों का आकार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल। अब देखो हमने जो डैनियल सेल पढ़ा था वो एक क्या था, वैद्युत रासायनिक सेल था वो। यानी कि सेल यहां पे 2 प्रकार के हो गए, एक था वैद्युत रासायनिक सेल और अब है वैद्युत अपघटनी सेल। अब देखो वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला सेल होता है वैद्युत रासायनिक सेल। और वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, यानी कि वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं वैद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं या परिवर्तित करते हैं उसे कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, जब किसी वैद्युत अपघट्य को द्रव्य विलयन में मिलाया जाता है या किसी भी अपघट्य को, यानी अपने पास में कोई भी अपघट्य है उसको द्रव्य विलयन में मिलाया जाता है तो वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटन इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिस। यानी वैद्युत अपघटन क्या होता है, हमारे पास में कोई भी अपघट्य है, ठीक है, उस अपघट्य का द्रव्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपघट्य अपने आयनों में वियोजित हो जाता है जिसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। और यह प्रक्रिया जिस पात्र में की जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल या वोल्टामीटर कहते हैं, यानी जो प्रोसेस की जाती है, जिस पात्र को हम काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं वोल्टामीटर। अब क्या होता है वोल्टामीटर में, वोल्टामीटर में सबसे पहले कोई भी एक पात्र लेते हैं, उस वोल्टामीटर में HCl का वैद्युत अपघट्य द्रव्य विलयन भर देते हैं। विलयन भरने के बाद में उसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी की सहायता से जोड़ दिया जाता है। अब देखो बैटरी का जो धन टर्मिनल है
यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव पार्ट है या धन टर्मिनल है उससे हम एनोड को जोड़ते हैं। ठीक है, बैटरी के ऋण टर्मिनल से हम कैथोड को जोड़ते हैं। अब देखो, वैद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड कैसा होता है? धनात्मक। यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड है वो धनात्मक होता है और जो कैथोड होता है ऋणात्मक। जबकि डैनियल सेल या वैद्युत रासायनिक सेल में कैथोड होता है धनात्मक और एनोड होता है ऋणात्मक। ठीक है, बैटरी के धन टर्मिनल से आपने एनोड को जोड़ दिया और बैटरी के ऋण टर्मिनल से कैथोड को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद में इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? जो हमारे पास में एनोड है वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, जो कैथोड है वहां पे क्या होगा? अपचयन होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो वैद्युत अपघट्य लिया है वो क्या लिया है? HCl लिया है। ठीक है, तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन होगा यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होगा? Cl माइनस, यानी कि यहां पे देखो HCl का जो वैद्युत अपघट्य विलयन है, जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करने पर HCl H+ और Cl- आयनों में वियोजित हो जाता है और वियोजित होने के पश्चात क्या होगा? यानी कि अपघट्य का धनात्मक भाग कैथोड की ओर गमन करता है और ऋणात्मक भाग एनोड की ओर गति करता है। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास में? जो Cl- है, Cl- में से इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे, Cl2+ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो Cl- है यहां पे कौन सी विक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर रिडक्शन, अपचयन अभिक्रिया। और वहां पे क्या होगा? HCl है यानी H+ और H में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 1/2 H2। ये हमारे पास में दो अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। यानी कि वह सेल या वह युक्ति जो किसी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है उसे हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वैद्युत अपघटन क्या होता है। वैद्युत अपघटन क्या होता है? हमारे पास में कोई भी अपघट्य है, चाहे प्रबल हो या दुर्बल हो, ठीक है, उसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर अपघट्य अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे हमारे पास में NaCl विलयन है कोई, ठीक है, NaCl विलयन का जलीय विलयन लेंगे, यहाँ पे एक्यू ले लेंगे, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो यह Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी अपघट्य का जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर अपघट्य अपने आयनों में टूट जाता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत अपघटन। और वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में की जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। अब इस सेल को बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वोल्टामीटर के अंदर HCl वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन भर लेंगे, ठीक है, फिर इस वोल्टामीटर में प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। प्लेटिनम के दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी की सहायता से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बैटरी का धन टर्मिनल एनोड का कार्य करता है, बैटरी का ऋण टर्मिनल कैथोड का कार्य करता है। यानी कि जो पॉजिटिव वाला है वो एनोड से जुड़ा होगा, नेगेटिव वाला कैथोड से जुड़ा होगा। जो पॉजिटिव वाला है
वो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे रिडक्शन होगा। अब क्या होगा, इस बैटरी को ऑन करने पर जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघट्य जो HCl है वह अपने आयनों में वियोजित होगा, यानी कि H+ और Cl- आयनों में वियोजित हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो अपघट्य का धनात्मक भाग है वो कैथोड की ओर गमन करेगा, क्योंकि कैथोड कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और जो Cl- नेगेटिव है वो यहाँ पे इसके ऊपर जमा हो जाएगा। अब देखो वैद्युत अपघटनी सेल क्या लेते हैं, यानी कि जो हमारी धातुएं हैं वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं उन धातुओं को शुद्धिकरण के अंदर वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक इसमें धारा प्रवाहित होती रहेगी तथा जब तक इसमें HCl पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता। यानी जो HCl विलयन है इसमें जब तक H+ Cl- आयन बनते रहेंगे तब तक यह प्रोसेस चलती रहेगी, यानी अपघटन की प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसका मुख्य उपयोग यह है, जो भी हमारे पास में कम क्रियाशील धातु हैं जैसे अर्जेंटम है, Au है, जो भी कम क्रियाशील धातु हैं उनके शोधन में या शुद्धिकरण के अंदर वैद्युत अपघटन जो अपघटन प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। ठीक है, अब देखो वैद्युत अपघटन प्रक्रिया के पास में वैद्युत अपघटन है, इसके आधार पे फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 1933 एवं 1934, ठीक है, 1933 एवं 34 में दो महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए जिन्हें फैराडे के प्रथम नियम व द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है। फैराडे का प्रथम नियम, देखो फैराडे के प्रथम नियम अनुसार, यानी माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के आधार पर दो निष्कर्ष निकाले और उन दो निष्कर्ष को फैराडे ने प्रथम व द्वितीय नियम के रूप में लिखा। फैराडे के नियमानुसार, यानी फैराडे के नियमानुसार वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, फैराडे के नियमानुसार वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, यानी कि अपघटन होगा, प्रक्रिया होगी, और वहां पे जो अपघट्य है उसमें से जो अपघट्य के तो हमारे पास अपघट्य है वह अपघट्य इलेक्ट्रोड पर जमा होता है, यानी कि फैराडे के नियमानुसार वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा, यानी कि किसी इलेक्ट्रोड पे कितना पदार्थ जमा होगा, यानी कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, माना हमारे पास में m है, ये ग्राम में ले लेंगे, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि m प्रोपोर्शनल Q। m क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, और Q हमारे पास में है कि हमने कुल कितनी धारा प्रवाहित की है। अब देखो Q बराबर होता है IT, I मतलब धारा और T मतलब समय। धारा किस में होगी, एम्पियर में, और समय किस में होगा, सेकंड में। तो m प्रोपोर्शनल IT, प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो m बराबर ZIT। अब देखो यहां पे m क्या है, m बराबर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, और ये किस में होगी, हमारे पास में ग्राम में होगी। दूसरा है Z हमारे पास में है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z का मतलब है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है।
आई बराबर प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, और ये धारा हमारे पास किस में होगी, एम्पियर में, ठीक है। और टी हमारे पास में है समय, समय हम किस में ले लेंगे, सेकंड में लेते हैं, ठीक है। एम बराबर जेड आई टी, ये हमारे पास में फैराडे के प्रथम नियम का समीकरण है, यानी कि फैराडे ने प्रथम नियम ये बताया कि फैराडे के अनुसार वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, यानी पास में वैद्युत अपघटन हो रहा है, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें उस विलयन में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि M प्रोपोर्शनल Q, ठीक है। फिर Q बराबर होता है आई टी ले लेंगे, ठीक है, इसको हटाएंगे, जेड लगा लेंगे, M बराबर जेड आई टी। अब हमारे को निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी हो तो M बराबर जेड आई टी लेते हैं, और यदि हमारे को Z बराबर ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होगा, M अपॉन I इंटू टी। यदि किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि उसका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करो तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, और निक्षेपित पदार्थ की मात्रा पूछेगा तो हम ये वाला काम में ले लेंगे। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट में AgNO3 से, यानी कि जो AgNO3 विलयन है, AgNO3 से 10 ग्राम Ag को निक्षेपित करता है, तो सिल्वर के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की गणना कीजिए। अब फैराडे के प्रथम नियम अनुसार होता है M बराबर जेड आई टी। अब देखो यहां पे M का मान है, M बराबर 10 ग्राम दे रखा है, Z हमारे को ज्ञात करना है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करना है, I बराबर I है 5 एम्पियर, और T है 30 मिनट, 30 इंटू 60 बराबर 1800 सेकेंड, ठीक है। अब यहां पे हम Z का मान ज्ञात करना है, तो Z बराबर M अपॉन आई टी, यानी कि हम ज्ञात कर लेंगे Z बराबर M अपॉन आई टी। M का मान कितना है, 10 ग्राम है, I का मान कितना है, 5 है, और ये हमारे पास कितना है, 1800, ये एम्पियर इंटू सेकेंड, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 अपॉन 900, ठीक है। 1 में 900 से डिवाइड करेंगे तो लगभग मान आएगा हमारे पास में 0.0011 ग्राम प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूले से हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखो क्या हो, यदि किसी वैद्युत अपघटन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, यानी I का मान 1 हो और T का मान 1 हो, तो क्या होगा, यानी कि M बराबर जेड आई टी में I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड, तो M बराबर Z, ठीक है। यदि किसी वैद्युत अपघटन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा ही उसका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, यानी धारा का मान और समय दोनों एक इकाई में हो, एकांक हो, तो इलेक्ट्रोडों पर जो निक्षेपित होने वाला पदार्थ है वही क्या होगा, उसका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया फैराडे का प्रथम नियम। जो फैराडे का प्रथम नियम क्या है, एक बार और देख लेते हैं। फैराडे के अनुसार वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर
किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित कुल धारा के समानुपाती होता है, जिसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। और प्रथम नियम का जो समीकरण है वो होता है एम बराबर जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक है, यानी एम बराबर जेड आई टी। ठीक है, और जेड क्या हमारे पास में क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। एम क्या है, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है। आई हमारे पास में प्रवाहित धारा है और टी हमारे पास में समय है जिसको हम सेकंड में लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक जो न्यूमेरिकल था उसको मैंने सोल्व किया है जिसमें मेरे को जेड बराबर एम अपॉन आई टी लेना था। ठीक है, अब है फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे ने द्वितीय नियम में कहा उसके अनुसार